20वीं सदी यानी कि पिछली सदी में अत्याधिक प्रभाव या कहें सर्वाधिक प्रभुत्व जिस विचारधारा का रहा वह मनोविज्ञान की एक विधा थी। मनोविज्ञान की उस शाखा को मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। उस समय तो मनोविज्ञान का अर्थ ही जैसे साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण ही हो गया था। मोटे तौर पर मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मन का विश्लेषण। साइकी अर्थात चेतना, आत्मा या मन, और उसका पृथक्करण, वर्गीकरण, मन को समझने के लिए उसका किया गया विभाजन, फ्रेगमेंटेशन अर्थात विश्लेषण। मन को जानने के लिए मन को तोड़कर देखना, समझना, यह अर्थ है मनोविश्लेषणवाद का। भौतिक विज्ञान में जिस प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण या विभाजन करके उसे जांचा जाता है, उस प्रकार से मन का विभाजन कर उसे जांचना यह मनोविश्लेषण है। सिर्फ भौतिकी में ही नहीं अपितु प्रकृति विज्ञान की हर शाखा में इसी प्रकार से किसी भी चीज को जानने या समझने के लिए उसे तोड़कर टुकड़ों में उसे परखा जाता है। फिर वो रसायन शास्त्र हो या जीव शास्त्र हो, ठीक उसी प्रकार से मन को तोड़कर उसकी जांच पड़ताल करने की इस प्रक्रिया को मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या फिजिकल जगत के सिद्धांत मेटाफिजिकल जगत पर भी लागू किए जा सकते हैं? पदार्थ जगत और मनोजगत को एक ही चश्मे से देखा जा सकता है। जैविक जगत का विज्ञान हो सकता है, लेकिन मानव जीवन का कोई ठोस विज्ञान संभव है? खैर, इन सवालों पर तो हमने अन्यत्र बात की है, लेकिन अभी मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो मनोविज्ञान भूत जगत पर जो किया गया उसे ही मनोजगत पर लागू करने की यह एक चेष्टा थी। साइको एनालिसिस में आमतौर पर कहा गया है कि मन को 3 टुकड़ों में काटकर समझा जा सकता है: जागृत या चेतन मन, अर्ध जागृत या अवचेतन मन तथा अजागृत या अचेतन मन। चेतन मन से हम वाकिफ है, लेकिन अवचेतन को जानना थोड़ा मुश्किल है। मनोविश्लेषक कहते हैं कि हम जो गलतियां करते हैं उसमें हमारा अवचेतन मन प्रकट होता है। जैसे मनोविज्ञान का नाम लेते ही मनोविश्लेषणवाद का नाम याद आ जाता है, ठीक वैसे ही मनोविश्लेषणवाद का नाम आते ही डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबको याद आ जाता है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने उसे एक अत्यंत रोचक थियरी के रूप में प्रस्तुत किया, तो साइको एनालिसिस का नाम उन्हीं से ही जुड़ गया। खास तौर पर यौन भावनाओं को मन के मूल में देखने का श्रेय फ्रॉइड को जाता है। पिछली सदी के आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश फ्रॉइड से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तो अध्यात्म को ही मनोविश्लेषण बना दिया और वे ध्यान प्रयोगों के नाम पर साइकोथेरेपी देते थे। हालांकि उनके प्रयोग और फ्रॉइड के प्रयोगों में अंतर था। अध्यात्म जो कि पहले शाश्वत सुख के हेतु के लिए साधना की बात करता था, वो ओशो के बाद क्षणिक सुखों के लिए या दुख मुक्ति के लिए मनोपचार की विधियों में रूपांतरित हो गया। खैर, वैसे तो फ्रॉइड एक आम डॉक्टर थे शरीर के,
लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा कि मरीजों की शारीरिक समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं उनके मन से जुड़े होते थे। आम सर्दी खांसी जैसे रोगों के पीछे भी मन ही कहीं ना कहीं एक कारण के रूप में उभर कर आता था। तो फ्रॉयड ने मरीजों के साथ बातें करना शुरू किया। दर्जनों रोगियों के साथ बातें करते हुए, उनके सपनों के बारे में जानते हुए और बहुत गहन अध्ययन करने पर उन्हें मनोविश्लेषणवाद के तथ्य मिलते गए। फ्रॉयड ने केवल यौन भावनाओं पर ही नहीं, लेकिन अपने पार्श्व जीवन में डेथ इंस्टिंक्ट यानी कि मृत्यु की चाह की अवधारणा की बात भी की थी, जिस पर उनके अनुगामी विश्लेषकों ने काफी काम किया था। पहले मनोविज्ञान में मैस्मेरिज्म के प्रयोग होते थे। मैस्मर नामक एक मनस्विद ने रोगियों को सुलाकर सम्मोहित करके उसके मन की गहरी परतों को उघाड़ने के अनेक प्रयोग किए थे। तो सम्मोहन का नाम ही मैस्मेरिज्म पड़ गया। फ्रॉयड सम्मोहन नहीं करते थे, वरन जागृत मन के साथ ही रोगी के मन का विश्लेषण करते थे। मन में दबी या दमित की गई भावनाओं के बारे में विश्लेषक या चिकित्सक से मुक्त सहचार के रूप में खुलकर की गई बातों के अर्थघटन पर यह पूरी प्रक्रिया निर्भर थी। इसे कैथारसिस या भाव विरेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। एक दूसरे मनोविश्लेषणवादी भी प्रसिद्ध है, कार्ल गुस्ताव युंग। फ्रॉयड के साथ और अलग से उन्होंने भी मन या चेतना का विश्लेषण कर अपनी एक थियरी जगत को प्रदान की। उनकी कई अवधारणाओं में से एक एनिमस थियरी बड़ी प्रचलित रही। इसे समझने के लिए सामूहिक मन की अवधारणा को समझना आवश्यक है। हम जिसे हमारा मन कहते हैं वो वास्तव में हमारा नहीं, वरन हम सबका मन है। हमारे पास सिर्फ एक तरह के टुकड़े होते हैं जो एक वैश्विक चेतना के हिस्से है। यह एक किस्म का मनोअद्वैतवाद था। इसे ऐसे भी समझाया गया है कि समुद्र अपने मध्य में एक समान है, लेकिन उसके किनारों पर वह भिन्न प्रतीत होता है। भिन्नता या विशेषता केवल बाहरी स्तर पर है, लेकिन भीतर जाते जाए तो अभिन्नता और अभेदता या एकता और समानता ही मालूम पड़ती है। एक और मनोविश्लेषणवादी अल्फ्रेड एडलर भी हुए, जिन्होंने मनुष्य के मन के भीतर मूल वृत्ति के रूप में प्रभुत्व की कामना या वर्चस्व के विचार को देखा। उनके मुताबिक हरेक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिशों में जुटा है और यह मानव वर्तन की मूल वृत्ति है। इसी संदर्भ में उन्होंने सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की। इस पर मानव मन के विषय में अनेक बातें प्रचलित हुई, जैसे कि जो अपनी किसी क्षति के लिए हीन भावना से ग्रसित है वही उसे छिपाने के लिए बड़े बड़े काम करता है और महान बन जाता है तथा इस प्रकार लोगों पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसे अनेक किस्से कहानियां मन के बारे में बनते रहे हैं, लेकिन मूल रूप से सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर मनोरोगों से निजात पाने तक ऐसे अनेक कारणों से हम मनुष्यों में खुद को और मन को जानने की जो तीव्र इच्छा सदियों से रही है, उसके अनेक उत्तरों में
मनोविश्लेषणवाद भी एक दावा है। यहाँ तो हम अगर आपको इन बातों में रुचि हो तो उसके मूल विचारकों और उनकी मूल किताबों को पढ़ने की प्रेरणा के रूप में मोटे तौर पर यह बातें कह रहे हैं। बाकी आप इन्हें पढ़ें, समझें और खुद निष्कर्ष पर आए, यही हमारी भावना है। मनोविश्लेषणवाद पिछली सदी में बुद्धिजीवियों के आकर्षण का विषय रहा। उसके बारे में कई गलतफहमियां भी प्रचलित हुई और काफी कुछ हुआ, लेकिन आप अपने विवेक से इसे जान सकते हैं। मनोविश्लेषणवाद तो बड़ा प्रचलित हुआ, लेकिन उससे विपरीत एक और वाद मनोविज्ञान में स्थापित किया गया है, जिसे हम मनोसंश्लेषणवाद कह सकते हैं, साइकोसिंथेसिस। रॉबर्टो असाजिओली ने यह विचारधारा प्रदान की थी। सिंथेसिस मन के टुकड़े करके उसे जानने की विधि में विश्वास नहीं करता, लेकिन मन जो कि टुकड़ों में ही बिखरा हुआ है उसे संजोने की बात करता है। पूर्ण योग के प्रवर्तक श्री अरविंद के सिंथेसिस योग को भी इसके साथ मिलाकर समझा जा सकता है। आगे हमने बात की उसका भी संदर्भ आप यहां समझ सकते हैं कि क्या पदार्थ जगत में विभाजन करके उसे जाना जा सकता है। उस प्रकार मन को समझने के लिए टुकड़ों को आपस में जोड़कर समझने की यह बात आपको कैसी लगती है। महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति भी मन को बिना फ्रेगमेंटेशन के देखने की बात करते हैं। तो कई रेशनलिस्ट ऐसे भी हैं जो मनोविज्ञान को ही विज्ञान ही नहीं मानते या नहीं मान रहे हैं। वहां मनोविश्लेषण की तो बात ही क्या करें। खैर, एक उदाहरण के साथ हम इस विषय पर अपनी बात का समापन करेंगे। मनोविश्लेषणवाद को सरलता से कुछ इस तरह समझा जा सकता है। मन को आप अपने घर की तरह देखें। जैसे एक मकान में जो ड्राइंग रूम होता है वह जागरूक या चेतन मन का प्रतीक है, जिसे हम सजा के रखते हैं और जो प्रकाश से भरा होता है। उसके बाद बेडरूम की बारी आती है और वह उतना सजाया नहीं जाता। उसमें आगंतुकों के लिए स्थान नहीं है। उसे अवचेतन या अर्ध जागृत मन की तरह समझ ले। तथा अंत में स्टोर रूम होता है जो बिल्कुल भी सजाया नहीं जाता और उसमें फिजूल की चीजें पड़ी रहती हैं। उसे अवचेतन या अजागृत मन समझे। हमारे मन का बाहरी हिस्सा शिष्टाचार से युक्त होता है, भीतरी हिस्सा अंधकार से भरा रहता है और उसे जानने का नाम मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस हो सकता है। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी यह चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक ये वीडियोस शेयर करें। तब तक के लिए